बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 है और इसके अंदर हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक क्लॉज और फ्रेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है और दूसरा हम देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लॉज एंड फ्रेज। पेपर के हवाले से ये इम्पोर्टेंट पार्ट है पास्ट पेपर्स में, और ख़ासकर जो 2021-22 के पेपर हैं उनके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। ज्यादा हमें ट्रेंड जो है ना, पढ़ने वैसे सारे ही चाहिए 2010 से लेके ना अब तक के पास पेपर्स, लेकिन ज्यादा ट्रेंड जो फॉलो करना चाहिए वो लास्ट 3 इयर्स का होता है। इवन कि आपसे करंट अफेयर भी जब कहा जाता है आपके सिलेबस में लिखा होता है लास्ट 3 इयर्स के करंट अफेयर। सिमिलरली जो दूसरे भी पास पेपर, एक ट्रेंड आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, वो लास्ट 3 इयर्स के पेपर को एनालाइज करके आपको मिल जाता है। अभी उम्मीद है अगले 2-3 दिन में मैं आपको 2022 में जो पेपर हुए थे वो सेंड करूंगा। तो देखिएगा कि ग्रामर में क्या होता है, फ्रेज क्या है। अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है, वर्ड्स की कैटेगरी पढ़ी है 8 टाइप के, वो वर्ड्स हों तो सही, बट एक सिंगल यूनिट शो हो रही हो, लग रहा हो कि सिंगल यूनिट है, लेकिन उनका कोई वो कोई सेंटेंस ना बना सके। ठीक है, प्रॉपरली कोई सेंटेंस ना बना सके। वो जो फ्रेज होगी, जो वर्ड इकट्ठे होंगे, वो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं। इसी हिसाब से इसकी टाइप्स भी होती हैं। फ्रेजल वर्ब जो है, नाउ नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस, इस तरह इनकी आगे ना फिर टाइप्स भी होती हैं। अब वो आपने जब आता है पेपर में कि ये कौन सी फ्रेज है, तो वो देख लेना होता है कि जो उसके साथ वर्ड यूज हुए हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं। तो उसमें वर्ब भी यूज हो सकते हैं, नाउन भी यूज हो सकते हैं, लेकिन वो एक कंप्लीट सेंटेंस की जो है ना सेंस नहीं देंगे, एक कंप्लीट सेंस का सेंटेंस का मतलब नहीं पेश करेंगे। इफ यूज्ड अलोन, अगर उन वर्ड्स को अलहदा से यूज किया जाए, अ फ्रेज वुड बी ए सेंटेंस फ्रेगमेंट। वो किसी सेंटेंस का हिस्सा तो हो सकती है, बट नॉट ए सेंटेंस, लेकिन पूरा एक सेंटेंस नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेज शाइनी गोल्ड वॉचेस, ये एक वर्ड है, शाइनी गोल्ड वॉचेस। ठीक है, इसमें जो है दो उसकी एडजेक्टिव यूज हुए हैं, शाइनी एंड गोल्ड, और वॉचेस जो है वो नाउन है। तो आप देखते हैं कि इसमें नाउन भी यूज हुए हैं और एडजेक्टिव्स भी यूज हुए हैं, बट ये अपना कोई पूरा मतलब, सेंटेंस पूरा एक मतलब नहीं दे रहा। जबकि क्लास क्या होती है, अनलाइक ए फ्रेज, अ क्लास डज हैव बोथ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लास में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। मैंने आपको बताया था जो एडवांस इंग्लिश होती है, रैंड एंड मार्टिन फॉर एग्जांपल जिस तरह बुक है, उसमें जैसे हम पहले पढ़ते होते थे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो न्यू बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि सब्जेक्ट और दूसरी चीज प्रेडिकेट होती है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि किसी सेंटेंस में दोनों ही यूज हो। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इन दो चीजों का होना लाजमी है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को लॉन्ग टर्म में, हम पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रेडिकेट को इन ए लॉन्ग सेंस, इन ए ब्रॉड सेंस हम ले सकते हैं कि ये वर्ब है किसी सेंटेंस का। और जो अकेली क्लॉज होती है ना, वो पूरा सेंटेंस का मीनिंग शो कर देती है। एक क्लॉज एक सेंटेंस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, माइस ईट चीज, ये एक क्लास है। इसमें आप देखिए सब्जेक्ट भी है, माइस, माइस एक सब्जेक्ट है, और ईट चीज जो है वो इसका प्रेडिकेट है। और इसको हम अगर लेना चाहें इस क्लास को एज ए सेंटेंस, तो ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है सेंटेंस की। तो क्लासेस जो होती हैं इसी तरह दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस और दूसरी होती हैं डिपेंडेंट क्लासेस। ये जब हमने सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, और कंपाउंड कम्प्लेक्स जो है फोर्थ टाइप, वो उसके अंदर भी हमने देखा था कि क्लासेस जो है वो दो तरह की हो सकती हैं।
एक होती हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक होती हैं डिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लास तो ये होगी जो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस होगी, ठीक है, और जो डिपेंडेंट क्लास होगी उसको कोई ना कोई वर्ड के किसी और सेंटेंस पे, किसी और क्लास पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास हो तो वो पूरा कंप्लीट एक जुमला होती है, लेकिन जब जो डिपेंडेंट क्लास होती है उसका मतलब ये होता है वो देता तो अपना मीनिंग देती है, वो उसमें वर्ब भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन वो डिपेंड कर रही होती है किसी और क्लास के, कि उसके साथ कोई और फिक्रा भी इकट्ठा हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इंडिपेंडेंट क्लास है आई एम एलर्जिक टू पीनट, आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, ये एक देखिए पूरा कंप्लीट क्लास बन गई, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और ये क्लास एक कंप्लीट सेंटेंस भी है, आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। सेकंड देखिए एग्जांपल डिपेंडेंट क्लास की, सिंस आई एम एलर्जिक टू पीनट, इसमें कोई प्रोनाउन या कंजंक्शन साथ लग जाएगा और जो बात को ऐसा कर देगा कि अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। अब नीचे वाली बात में वो कह रहा है सिंस आई एम एलर्जिक टू पीनट्स, तो इसका मतलब है उसने बात को अधूरा छोड़ दिया, इसके साथ कोई और सेंटेंस भी होना चाहिए था। तो क्लासेस होती सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन आप आगे ये समझ लें कि सेंटेंस दो तरह के हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब हम दोबारा से क्लास और फ्रेज का देखते हैं। क्लास क्या होगी जी, देखिएगा दोबारा से, ऐसे ग्रुप का वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और एक क्लास एक पूरा सेंटेंस भी हो सकती है। जबकि फ्रेज क्या होगी, अब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप होगा, बट इट डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा, बस कुछ लफ्ज इकट्ठे जुड़े पड़े होंगे, उन लफ्जों में तल्लुक जरूर होगा लेकिन वो सेंटेंस नहीं बनाएंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, आ सेंटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए सिंगल क्लास, जैसे पहले भी बात हुई, एक सेंटेंस एक सिंगल क्लास भी हो सकती है, बट अ सिंगल फ्रेज कैन नॉट मेक अप ए सेंटेंस, लेकिन जो फ्रेज है वो एक पूरा जुमला नहीं बना सकती। और अगर आप फ्रेज को अलग कर दें किसी सेंटेंस से, तो हो सकता है कि वो फिर भी अपना पूरा मतलब दे जाए, लेकिन अगर आप क्लास को अलग कर देंगे सेंटेंस से तो वो सेंटेंस अपना पूरा मतलब नहीं देगा। अब देखिए इस चीज को याद रखने के लिए कि ये कैसे जो वर्ड की आपस में ज्वाइनिंग है, ये किस तरह से आपस में रिलेटेड है, इसका हम ऐसे कर सकते हैं, पीसीएस, पीसीएस के एग्जाम, पहले पीएमएस के जो एग्जाम है ना उनको पहले पीसीएस के एग्जाम कहते थे, बाद में इसका नाम पीएमएस कर दिया गया। तो पीसीएस के एग्जाम, इवन के बलोचिस्तान और सिंध वाली तरफ जो ये प्रोविंशियल एग्जाम होते हैं उन्हें पीसीएस ही बोला जाता है। तो आपने पीसीएस से याद रख लेना है कि सबसे छोटा यूनिट फ्रेज, उससे बड़ा यूनिट क्लास, और उससे बड़ा यूनिट सेंटेंस। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। समटाइम बंदा ना फ्रेज और क्लास के अंदर पेपर में कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से सेंटेंस फ्रेज कौन सी थी और इनमें से क्लास कौन सी थी। तो उसको आप यूं जब याद रख लेंगे, पीसीएस सबसे छोटा यूनिट जो है वो फ्रेज है, उससे बड़ा यूनिट क्लास है, और उससे बड़ा यूनिट सेंटेंस है। और उसकी नीचे एग्जाम्पल भी देख लें आप वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। द बिग क्लॉक, ये एक फ्रेज है, द बिग क्लॉक एक फ्रेज है। द बिग क्लॉक रिंग्ड, ये एक क्लास है, द बिग क्लॉक रिंग्ड। और सेंटेंस जो है वो एक से ज्यादा पे मुश्तमिल हो सकता है। तो तीसरा सेंटेंस है द बिग क्लॉक रिंग्ड व्हेन द हैंड स्ट्रक मिडनाइट। द बिग, इसके अंदर आप इसको वो आ गई है पिछले के अंदर, द बिग क्लॉक के अंदर जो क्लॉक है वो सब्जेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कैटेगरी में लेते हैं आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, और अगर आप इसको वर्ड की कैटेगरी में लेना चाह रहे हैं आठ में से, तो ये एक नाउन है, द बिग क्लॉक। दी आर्टिकल है,
बिग जो है वो इसका एडजेक्टिव है, क्लॉक जो है वो नाउन है, और रिंग्ड जो है वो वर्ब है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं पिछले चैप्टर वालों को, तो ये इस तरह से आप इसको सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब फिर इकट्ठा नहीं होगा, वो अपनी कंप्लीट सेंस नहीं देगा। फ्रेज में जैसे द बिग क्लॉक जो है, सब्जेक्ट तो आ सकता है फ्रेज के अंदर, बट वो अपनी कंप्लीट सेंस नहीं देगा, जबकि क्लॉज अपनी पूरी सेंस देगी, और काफी सारी क्लासेस मिलकर सेंटेंस बना देती हैं। जैसा कि मैंने आपको एक लेक्चर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अभी मैं आपको 2022 के पेपर, एक पेपर मेरा ख्याल अभी रहता है, उसके बाद 2022 के भेजना शुरू करूंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि वो बार बार सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट वो जो होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, हर पेपर में दो दो नंबर का उस लेक्चर में से पूछा गया है ना। तो उसको आप मतलब पेपर में जब आपके सामने आएंगे तब भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो क्लासेस जो हैं वो मिलके सेंटेंस बना देती हैं। अगर सिंपल एक क्लास हो तो वो इंडिपेंडेंट हो, वो भी तो सिंपल कहते हैं उसको। अगर दो इंडिपेंडेंट इकट्ठी हो तो उसको कंपाउंड कहते हैं। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट हो तो उसको कम्प्लेक्स कहते हैं। और कंपाउंड के अंदर फिर दो दो का मिक्सचर आ जाता है। इस तरह से चलता है। तो यहाँ खैर हम इस लेक्चर से स्टिक रहते हैं फिलहाल। फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। फ्रेज हो गई आपका तीन लफ्ज उसने बस जोड़ के रख दिए, जुमला कुछ भी नहीं बन रहा। द बिग क्लॉक, क्लास के अंदर पूरा जुमला बन रहा है, द बिग क्लॉक रिंग्ड। और सेंटेंस में उसने दो जुमलों को दो क्लासेस को जोड़ दिया है। द बिग क्लॉक रिंग्ड व्हेन द हैंड स्ट्रक मिडनाइट। ठीक है, दो, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है जो नीचे दी हुई एग्जाम्पल है। अब क्विकेस्ट वे देखने के लिए वो आपके सामने एक जुमला दे देता है, कोई सेंटेंस दे देता है, और वो नंबर ऑफ वर्ड्स उसके अंदर ज्यादा होते हैं, और आपको वो पूछ लेता है कि ये क्लास है या फ्रेज है। तो उसका क्या तरीकाकार है, अगर तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होंगे तो ये क्लास होगी, और सब्जेक्ट और वर्ब जब पूरे मौजूद होंगे तो वो पूरा मीनिंग दे देगी, वो डेफिनेटली वो क्लास बन जाएगी, वो तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर जो है सिर्फ एक चीज उनमें से मौजूद होगी तो वो फ्रेज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वाइट एंड रसबेरी चॉकलेट इज डिलीशियस। ये एक जो है देखिए सेंटेंस भी है, द होल सेंटेंस इटसेल्फ ए क्लास। एक क्लास पे मुश्तमिल एक सेंटेंस है ये। और इसके अंदर देखिए क्लास में दोनों चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। वाइट एंड रसबेरी चॉकलेट जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो इसका वर्ब है, और डिलीशियस जो है इसका एडजेक्टिव है। जबकि अगर हम इसको ऐसे लिखें, व्हाइट एंड रसबेरी चॉकलेट, इतना सिर्फ देख लें, इज डिलीशियस को हम काट दें इसमें से, तो इसमें देखिए वर्ब नहीं है, व्हाइट एंड रसबेरी चॉकलेट। वैसे तो 1 2 3 4 वर्ड जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं, तो ये एक फ्रेज बन जाएगी, ये क्लास नहीं देगी, ये जस्ट एक फ्रेज बन जाएगी। तो क्विकेस्ट में यही है, जैसे पीछे भी स्टूडेंट ने एक ने पूछा कि अगर तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गए तो वो क्लास कहलाएगी। और क्लास ब्रॉडर सेंस में सेंटेंस होती है, लेकिन दो क्लास आपस में मिल जाए तो फिर वो हम उस दो क्लासेस को पूरा सेंटेंस कहेंगे, वो आगे टाइप्स आ जाती है ना सेंटेंस की। तो हम क्लास को सेंटेंस नहीं कह सकते, क्लास को ये कह सकते हैं कि हर क्लास सेंटेंस होती है, लेकिन हर सेंटेंस क्लास नहीं होता, उसमें क्लासेस होती हैं। एक बड़ी कैटेगरी है, जैसे हमने पीछे पढ़ा PCS, फ्रेज छोटा यूनिट, क्लास उससे बड़ा यूनिट जो कि एक सेंटेंस भी हो सकता है, और उसके बाद आपका सेंटेंस
सेंटेंस की आगे टाइप्स आ जाती हैं, उसमें एक क्लास भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। यहां तक जी बात होगी हमारी कंप्लीट। हाँ जी, फ्रेज प्रॉपर मीनिंग अपना नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अब हम आगे चलते हैं जी कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी ADASF रिसेंट की बात कर लें, 2023 का जो पेपर हुआ है उसमें कंडीशनल सेंटेंस एक आया हुआ था, और वो पूछता है कि ये किससे तल्लक रखता है, कौन सी कैटेगरी से तल्लक रखता है। थोड़ा सा टेक्निकल सा है, बार बार प्रैक्टिस से डेफिनेटली आपको याद होता है। एक दफा इसको अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए कि एक सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब यह है कि जिसमें कोई कंडीशन, कोई शर्त अप्लाई हो गई है। इसका मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो दो क्लासेस पे मुश्तमिल होगा। ऐसे सेंटेंसेस जो दो क्लासेस पे मुश्तमिल हो, एक डिपेंडेंट क्लास हो और एक इंडिपेंडेंट क्लास हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल सकते हैं एक ब्रॉडर सेंस में, लेकिन यहाँ पे बात इसको हमें कैटेगराइज करने की नहीं है कि इसको हमने किस सेंटेंस की कैटेगरी में रखना है। यहाँ बात टेंस यूजेज की है कि टेंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, ठीक है। ये देखिए, डिपेंडेंट क्लास, डेफिनेटली उसको डिपेंडेंट क्लास जो होगी वो एक अगले फिक्रे पे डिपेंड कर रही होगी अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। इसको इफ क्लास भी कहते हैं हम। और जो होगी मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, उसको हम देन क्लास भी कहते हैं। इफ एंड देन वाले फिक्रे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द जू यू विल सी द लाइन्स। अगर आप जंगल जाते हो तो आप वहां पे शेर देखोगे। अब एक फिक्रा देखिए, इसके अंदर इंडिपेंडेंट है, इफ यू गो टू द जू इंडिपेंडेंट है, यू विल सी द लाइन्स, तुम वहां पे शेर देखोगे, लाइंस देखोगे। तो सेकंड जो सेंटेंस का पार्ट है वो डिपेंड कर रहा है, सॉरी, पहला फिक्रा डिपेंडेंट है इफ क्लास, और देन क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट है। यू विल सी द लाइन एक पूरा जुमला है, कोई मसला नहीं, यू विल सी द लाइन हम कह सकते हैं। लेकिन पहले फिक्रे के अंदर वो क्या कह रहा है, इफ यू गो टू द जू, अगर तुम जंगल जाओगे। अब लफ्ज अगर जब लग गया साथ में, तो इसका मतलब है उसका कोई मगर भी होना चाहिए, उसका अगला पार्ट भी कोई होना चाहिए। हम इस बात को यहाँ पे इंडिपेंडेंट वैसे ही नहीं छोड़ सकते। इफ यू गो टू द जू, अगर तुम जंगल जाओगे, ओ सॉरी, जंगल नहीं, चिड़ियाघर, जू, जंगल तो फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे फिक्रे जो हैं वो कहलाते हैं कंडीशनल। अब कंडीशनल की चार टाइप्स होती हैं। अब थोड़ी सी जो चीज कंफ्यूज कर जाती है, ये जीरो से स्टार्ट होगी। पहली टाइप जीरो है, दूसरी टाइप को फर्स्ट हमने बोलना है, तीसरी टाइप को थर्ड बोलना है, और थर्ड टाइप को फोर्थ बोलना है। या आप 1 2 3 4 बोले ही ना, ये किया जा सकता है। आप ये याद रखें कि जो टाइप्स हैं इसकी वो जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही है। इनके कुछ रूल हैं। जैसे जीरो के ऊपर रूल होगा कि एक पार्ट में अगर ये टेंस यूज हो गया तो दूसरे पार्ट में ये टेंस यूज करना लाजमी है। सिमिलरली फर्स्ट में भी ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं, सेकंड में भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, और थर्ड में भी ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल आप ये समझ लें कि किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लग रही और बिल्कुल सिंपल है। पहले में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो गया तो सेकंड पार्ट में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। अब इसके लिए आपको टेंसेस आना जरूरी है। मैंने टेंसेस की एक बड़ी आसान जुबान में आपको फाइल भेजी हुई है। जिनको नहीं टेंस आते उनको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेंसेस अपने मजबूत कर लें, बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, जिसके अंदर हम जो है वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, उसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं।
तो प्रेजेंट सिंपल में हम क्या करते हैं, वर्ब की सिर्फ पहली सिंपल, जैसे नीचे देखिए, इफ यू हीट वाटर, इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है, हैज लगाना है, हैव लगाना है, इज, एम, आर, आई एन जी लगाना है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर सिंपली आपने वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी होती है। और एस या ई एस का होता है, सिंगुलर चीज हो, ही शी इट हो तो एस ई एस का इजाफा कर देते हैं, अदरवाइज हमें नहीं जरूरत पड़ती। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, तो पहले में भी इफ क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, और देन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। अब इसकी हमें पहचान कैसे पता चलेगी कि एक फिक्रा आ जाता है, वो ये वाला हिस्सा दे देता है हमें, इफ यू हीट वाटर, ये वाला वो इट एक वर्ड दे देता है बॉयल। अब नीचे होते हैं विल बॉयल, बॉयल, हैज बॉयल, एंड इटीसी, जो भी वो एग्जांपल दे देता है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने इसके साथ कौन सा टेंस यूज करना है? तो अगर ऐसी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगी, ये नीचे देखिए यूज किया है, टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज जर्नली ट्रू, जर्नल ट्रूथ, रूल्स, टिपिकल पैटर्न्स, कोरिलेशंस। जब इस तरह की बातें होंगी कि आपको अंडरस्टूड हो कि ये चीज होने से दूसरी चीज होनी है, पानी को उबालने से उसने, पानी को हीट करने से उसने उबल नहीं है, ये एक जनरल ट्रूथ है। बारिश में खड़े होंगे तो गीले ही होना है। इफ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट, ठीक है, आप गीले हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि खड़े होंगे तो गीले होने ही है। तो ऐसी बातें जो जर्नल ट्रूथ हो, उनको हम फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल कहते हैं। एक एग्जांपल ये देखिए, इफ द क्लाउड थंडर्स इट रेन्स, जब बादल आपस में टकराते हैं, ठंडर होते हैं, बिजली हो रही होती है, तो वो रेन होती है उसके बाद। ये एक जनरल ट्रूथ है। अब आ जाए जी फर्स्ट कंडीशनल के ऊपर। इसमें क्या होगा, पहले वाला तो बिल्कुल सिंपल है, दूसरे वाला भी बिल्कुल सिंपल है। तीसरे और जो अगले हैं ना, थर्ड और फोर्थ एग्जांपल, उनको थोड़ा सा समझना होता है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या है जी, अगर पहले में प्रेजेंट सिंपल यूज होगा इफ क्लास में, और देन क्लास में विल और इन्फिनिटिव यूज होगा। इन्फिनिटिव से मुराद है वर्ब की पहली फॉर्म। मतलब पहले हिस्से में अगर पहली फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, तो दूसरे हिस्से में भी पहली फॉर्म यूज होगी, लेकिन साथ में विल लगेगा। एक छोटा सा इजाफा है विल का। जबकि पहले वाले में हमने देखा था दोनों हिस्सों में पहली फॉर्म ही यूज हो रही है, प्रेजेंट सिंपल पहले हिस्से में तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट सिंपल। लेकिन फर्स्ट कंडीशनल में पहले हिस्से में अगर प्रेजेंट सिंपल यूज हो रहा है, तो दूसरे हिस्से में विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज हो रही है। आप कह सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस यूज होगा। ये कहां पे होगा, जब हम पॉसिबल फ्यूचर की बात करेंगे कि पॉसिबल फ्यूचर ऐसा हो सकता है, लाजमी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द जू, अगर आप जाते हो चिड़ियाघर, यू विल सी द लाइन, तुम वहां पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे एक सेंस ये दी गई है कि चिड़ियाघर जाओगे, लेकिन मे भी पॉसिबल चिड़ियाघर में शेर ना हो। 100% तो नहीं है कि वो चीज लाजमी होगी वहां पे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सेकंड देखिए इसकी एग्जांपल, इफ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूं, आई विल फाइंड समथिंग टू ईट, तो मुझे कोई ना कोई चीज खाने के लिए मिल जाएगी। अब ये भी एक सिचुएशन ऐसी है जो कि पॉसिबल है, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर आप बाहर जाएंगे, कोई खाने की चीज तलाश करेंगे, तो आपको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे टेंसेस फर्स्ट कंडीशनल के अंदर आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इफ आई सी एंड्रयू एट द मीटिंग, अगर मैं मीटिंग में एंड्रयू को देखूंगा, आई विल गिव हिम योर मैसेज, तो मैं उसको तुम्हारा पैगाम दे दूंगा। अब ये एक सिचुएशन इस तरह से लग रही है कि पता चल रहा है कोई मीटिंग है,
उसमें डिफरेंट लोगों ने आना है, और अगर वहां पे जो शख्स बात कर रहा है वो कह रहा है कि एंड्रयू भी अगर वहां आ गया, कोई कुलीग है उसका अगर आ गया, तो मैं उसको तुम्हारा पैगाम दे दूंगा, और क्वाइट पॉसिबल एंड्रयू वहां पे आ सकता है। तो हमें यहाँ से ये समझ आया कि फर्स्ट कंडीशनल में एक चीज फ्यूचर में हैपनिंग होने के चांसेस हैं, तो जब चांसेस हैं वो होगी, तो हमें विल के साथ पहली फॉर्म लगा देंगे। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशनल के ऊपर। अब ये जो आखिरी दो टाइप्स है ना, ये हाइपोथेटिकल है, एक फर्जी दुनिया है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सेकंड कंडीशनल की हाइपोथेटिकल है ये, बल्कि आया हुआ था, उसने पूछा हुआ था, एक फिक्रा दिया हुआ था सेकंड कंडीशनल का, ASF 2023 का में जो पेपर हुआ है मार्च में गालबन, उसने एक फिक्रा दिया हुआ था और पूछा हुआ था ये कौन सी कंडीशन है उसमें, और बड़ा सिंपल था उसमें भाई, ये बताना था ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि ज़हनी तौर पे बनाई हुई है, एक मफरूजा है। तो देखिए जी, पहले ये देख लेते हैं हम इसमें हम दोनों को फिल कैसे करेंगे। पास्ट सिंपल होगा जी, शुरू में इफ के साथ पास्ट सिंपल होगा। टेंसेस को पढ़ना जरूरी है, तभी आपको कंडीशनल आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, पास्ट सिंपल वो होता है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये भी कोई इतना मुश्किल टेंस नहीं है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की हमेशा दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे गो की दूसरी फॉर्म है वेंट, वो स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, वो खाना खाता था, ही एट द मील। तो दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो अगर सेंटेंस के एक हिस्से में दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई हो और वो हाइपोथेटिकल हो, वैसा पॉसिबल ना हो, तो दूसरे में हमें वुड, कुड या माइट में से कोई एक लफ्ज और फर्स्ट फॉर्म साथ में इस्तेमाल करनी पड़ती है। अभी तक हमने ये देख लिया कि तीनों कंडीशनल जो हमने देख लिए, उसमें यूज दूसरे हिस्से में हो फर्स्ट फॉर्म ही रही है। पहले जीरो कंडीशनल में अकेली फर्स्ट फॉर्म थी, दूसरे वाले में विल के साथ थी फर्स्ट फॉर्म, तीसरा सेकंड कंडीशनल जो है इसमें वुड, कुड या माइट, इनमें से कोई एक वर्ड और साथ में फर्स्ट फॉर्म और वर्ब भी इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड इनफ मनी, इफ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास रकम होती, आई वुड बाय ए न्यू कार, तो मैं एक नई कार खरीद लेता। अब देखिए, पास्ट के अंदर वो बात कर रहा है कि पास्ट में मेरे पास ये पैसे होते तो मैं क्या करता, एक नई कार खरीद लेता। अब ना पास्ट में उसके पास पैसे थे, ना उसने नई कार फ्यूचर में खरीदनी है, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो इसको कहते हैं सेकंड कंडीशनल। वो यूज द सेकंड कंडीशनल, देखिए, इमेजिनरी पोजीशन इन प्रेजेंट और फ्यूचर। हम बात करते हैं एक इमेजिनरी कंडीशन है, या वो प्रेजेंट में या वो फ्यूचर में। हाँ जी, हैड हैज, यहाँ पे ये हैड जो है एज ए यूज हुआ है हैज की दूसरी फॉर्म, हैज हैड, हैज एज ए वर्ब यूज हुआ है, मेन वर्ब यूज हुआ है। ये यहाँ पे हैड परफेक्ट की सेंस में नहीं यूज हुआ। हैज को वर्ब लिया है उसने, जैसे एक वर्ब होता है ईट, उसकी दूसरी फॉर्म होती है एट। ठीक है, वॉक की दूसरी फॉर्म होती है वॉकड। इस तरह हैज उसने यहाँ पे एक वर्ब के तौर पे लिया है, हैज की दूसरी फॉर्म है हैड, मेन वर्ब के तौर पे यूज किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जी, अपना टू टॉक अबाउट इमेजिन्ड इम्पॉसिबल और अनलाइकली इवेंट्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर के कुछ ऐसे इवेंट्स की बात कर देना जो कि अब पॉसिबल नहीं है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, पास्ट की बात कर दी, और अगली फ्यूचर की, आई वुड स्टडी मोर, तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, या करता कह लें, करूंगा वैसे होगा। तो पहली बात पास्ट में है, दूसरी बात फ्यूचर में है, जो कि पॉसिबल होना नहीं जो है मुमकिन इस वक्त। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वन द $1,000,000,
पास सिंपल है, विन की दूसरी फॉर्म यूज हुई है वन। इफ क्लास में क्या यूज हो गया, पास सिंपल टेंस। इफ आई वन द $1,000,000, अगर मैं $1,000,000 जीतता, पास्ट में जीता होता, आई वुड बाय ए न्यू कार, तो मैंने एक नई कार खरीदनी होगी या खरीद ली होती। वुड के साथ पहली फॉर्म लगी है, तो ना उसके पास $1,000,000 उसने जीते, लेकिन ये था कि अगर वो एक बात कर रहा है कि अगर जीत लेता ना तो मैं एक नई कार फ्यूचर में खरीद लेता। चलें, कुछ थोड़ी बहुत रियलिटी का आंसर लगता है, पॉसिबल नहीं है अब, लेकिन एक ऐसी बात है कि चलो कुछ दिमाग को लगती है, एक बंदा अपनी हसरत बयान कर रहा होता है कि यार काश अगर ऐसा होता ना तो ऐसा हो जाता। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड कंडीशनल पे। पहले इनका थोड़ा सा दोबारा से देख लें। जीरो कंडीशनल 100% हैपन होने वाली चीज, 100% हैपन। अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो गीले होंगे, 100%। अगर आप पानी को हीट करेंगे तो वो बॉइल होगा, 100% बात। दोनों में सिंपल टेंस यूज हो रहा है, पहली क्लास में भी और दूसरी क्लास में भी। फर्स्ट कंडीशनल 50 to 90% प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है एक चीज हो जाए, हो सकता है कि ना हो। इफ ही गो टू द जू, अगर वो चिड़ियाघर जाएगा, ही विल सी द लाइन, वो वहां पे देखेगा, पॉसिबिलिटी है, देख लेगा। ठीक है, जाने के बाद ये डिसाइड होगा। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये भी है, हो सकता है वहां पे लाइन हो ही ना। तो ये आ जाते हैं फर्स्ट कंडीशनल में। पहले हिस्से में यूज होगा सिंपल टेंस प्रेजेंट का, और अगले हिस्से में फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा। अब सेकंड और थर्ड में देखिएगा थोड़ा सा। सेकंड कंडीशनल में 1 से 40% प्रोबेबिलिटी है, वो भी हाइपोथेटिकल प्रोबेबिलिटी है, जेन में एक गुमान है जो कि अगर हो जाता तो मुकम्मल हो सकता था। कैन नॉट हैपन बट प्रोबेबली वुड नॉट, कैन हैपन बट प्रोबेबली वुड नॉट, हो सकता था ये चीज हो जाती, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। अब थर्ड देखिए, थर्ड कंडीशनल क्या चीज है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती। दोनों हिस्से हैं ही पास्ट में, इफ क्लाज भी और देन क्लाज भी दोनों ही पास्ट में है। दोनों मतलब बिल्कुल भी 0% पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम थर्ड कंडीशनल की देखते हैं। इमेजिनरी सिचुएशन होगी एक तो, और वो होगी भी पास्ट में, कैसे? और इसमें पहले हम देख लेते हैं यूज क्या होता है। पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होगा, और सेकंड में वुड कुड माइट के साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज होगा। ये थोड़ा सा लंबा जो है टेंस बन जाता है, इसमें कुछ अजाफी चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहला, पास परफेक्ट इस्तेमाल होगा। पास परफेक्ट कौन सा टेंस होता है, जिसमें हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। पास परफेक्ट, चुका था, चुके थे, वो खाना खा चुका था, एक ऐसा काम जो माजी में हो चुका हो, अब उसके कोई पॉसिबिलिटी बाकी ना हो, वो चीज एक डन हो चुकी है, माजी में ही 100% हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है। अगर इफ क्लाज में होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा होगा कि जो चीज पॉसिबल ना हो अब पॉसिबल ना हो, तो सेकंड के अंदर हमें वुड कुड या माइट में से कोई एक चीज, साथ में हैव, और साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म, मतलब 3 वर्ड यूज करने पड़ेंगे अजाफी। वुड, हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म। नीचे देखिए एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड मोर, ये क्या है जी, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर मैंने माजी में पढ़ चुका होता, मैं माजी में, आई वुड हैव पास द एग्जाम, तो मैंने एग्जाम अपना पास कर लिया होता। अब ना उसने माजी में पढ़ा, ना वो फ्यूचर में एग्जाम पास कर सकता है। दोनों चीजें इमेजिनरी, और ऐसी इमेजिनरी जिसमें चांस ऑफ अकरेंस क्या है, 0 है।
देखिए वो यूज द थर्ड कंडीशनल टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशन, इसमें है भी अनरियल सिचुएशन और पास्ट में अनरियल सिचुएशन है जो कि ना हैपन हुई ना अब हैपन हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड नॉट ब्रोकन माई लेग, अगर मेरी टांग ना टूट चुकी होती, हो चुकी होती थी बल्कि, पास परफेक्ट। आप देखिए हैड के साथ ब्रोकन, हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज हो रही है। आई वुड हैव गोन रनिंग, तो मैं रेस में दौड़ा होता या रनिंग में दौड़ रहा होता। बिल्कुल ही इमेजिनरी, उसकी टांग टूट चुकी है, सेंटेंस हमें बता रहा है, लेकिन वो ये एक हसरत कर रहा है कि अगर उसकी नाना टूटी होती तो वो जो फ्यूचर में पास्ट वो जो नेक्स्ट रेस होनी है ना, तो वो जीत चुका होता। तो 0% पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसकी टांग ऑलरेडी टूट चुकी है। नेक्स्ट देखिए, इफ आई हैड गोड, हैड गोड, देखिए हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई वुड हैव बीन हैप्पी, अगर मुझे माजी में गोल्ड मेडल मिल चुका होता तो मैं अब हैप्पी हूंगा। अब चूंकि माजी में मिला ही नहीं है तो अब वो इसका मतलब है हैप्पी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अनरियल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, 0% चांस ऑफ अकरेंस। तो ये होता है जी थर्ड कंडीशनल। ये सेकंड और थर्ड का डिफरेंस आ गया कि एक चीज जो है वो 40% तक उसका कोई चांस होना, थर्ड कंडीशनल में 100% उसका कोई चांस ना होना। यहाँ पे दोबारा से जो है सारे लेक्चर को, इफ क्लास में फर्स्ट में क्या यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। देखिए, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप जीरो कंडीशनल जो है, जो सबसे पहला था जीरो, 100% रियलिटी, इफ क्लास में प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लास में भी प्रेजेंट सिंपल। इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को आग दोगे, हीट करोगे, वो मेल्ट होगी, डेफिनेटली मेल्ट होगी। फर्स्ट कंडीशनल, पहले हिस्से में प्रेजेंट सिंपल, दूसरे हिस्से में फ्यूचर सिंपल। व्हेन आई फिनिश वर्क, जब मैं अपना काम खत्म कर लिया मैंने, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। हो सकता है वो कॉल करे, हो सकता है वो उसके बाद भूल जाए ना कॉल करे, फ्यूचर में करनी है ना एक चीज। तो पहला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल और दूसरा हिस्सा फ्यूचर सिंपल। सेकंड कंडीशनल, पहले हिस्से में पास्ट सिंपल, मींस वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होनी है, और में अगले क्लास में वुड के साथ पहली फॉर्म, इन तीनों में सेकंड हिस्से में फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। देखिए, इफ आई वन ए लॉट ऑफ मनी, अगर मैं बहुत ज्यादा रकम जीत लेता, आई वुड बिल्ड ए बंगलो, तो मैं उसका घर बना लेता। थर्ड कंडीशनल पास्ट परफेक्ट, मतलब के हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म, अगर पहले में है तो तीसरे में तीन चीजें लगेंगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, इसमें ज्यादा लफ्ज लगने हैं। वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल ने लगना है, मतलब कि तीसरी फॉर्म ने लगना है। एग्जाम्पल देखिए, इफ इट हैड नॉट रेन्ड, अगर बारिश ना हुई होती, वी वुड हैव गोन आउट, तो हम बाहर चले गए होते। मतलब बारिश तो हो चुकी है, अब आप पलट नहीं सकते उस सिचुएशन को, वो तो एक चीज हो गई भी है। 0% चांस। अब जी इसको हम थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। आप मुझे बताएंगे कि इधर कौन सी फॉर्म लगेगी। पहला देखिए, इफ यू ईट ए लोट, यू डैश ऑन वेट। इफ यू ईट ए लोट, यू डैश ऑन वेट, ये कौन सा कंडीशनल है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? पुट, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बिल्कुल ठीक, ये जीरो कंडीशनल है जिसमें अगर आप ज्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा। ठीक है, इफ यू ईट ए लोट, यू पुट ऑन वेट, सिंपल आपने पहली फॉर्म ही लगा देनी है।
पहले हिस्से में भी पहली फॉर्म यूज हो रही है इफ यू ईट ए लॉट, दूसरे हिस्से में भी पहली फॉर्म यूज होगी यू पुट ऑन वेट। सेकंड देखिए, इफ यू आस्क हिम ही डैश यू टू द एयरपोर्ट। इफ यू आस्क हिम पहली फॉर्म यूज हो रही है आस्क, ही, हाँ जी, फर्स्ट कंडीशनल है विल टेक। अगर आप उससे पूछोगे तो हो सकता है वो आपको एयरपोर्ट ले जाए, मतलब पॉसिबिलिटी है, उसके हाथ में है बात का इनकार करना या इकरार करना, उसके अपनी हाथ में है। थर्ड देखिए, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, मतलब यहां क्या यूज हो रहा है, पास्ट टेंस। आई डैश यू नेबर टू कोर्ट, तो मैं तुम्हारे पड़ोसी को कोर्ट में ले जाता। सेकंड कंडीशनल है, बिल्कुल ठीक। और सेकंड कंडीशनल में वुड, कुड या माइट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। पहले तीनों में पहली फॉर्म ने इस्तेमाल होना है जी। इफ आई वर यू, आई वुड टेक योर नेबर टू कोर्ट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पड़ोसी को कोर्ट के अंदर ले जाता। पता नहीं पड़ोसी तंग करता होगा शायद उसको, तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो इस बंदे को, जो तुम्हारा पड़ोसी है ना, इसको मैं कोर्ट के अंदर ले जाता। तो ये सेकंड कंडीशनल था। अब आखिरी वाला देखिए जी, यू नो दैट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस रिंग। तुम जानते हो कि मैं ये रिंग जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। इफ आई अर्नड मोर, अगर मैंने ज्यादा कमाया होता, पास्ट के अंदर वो बात कर रहा है, अगर मैंने ज्यादा कमाया होता, आई डैश यू द होल वर्ल्ड, तो मैं तुम्हें सारी दुनिया खरीद देता। इसमें सेंटेंस में जो पहला, सबसे पहला फिक्रा यूज हुआ है ना, वो आप काट भी सकते हैं। यू नो डैट आई कैन नॉट अफोर्ड दिस रिंग, तुम जानते हो कि मैं ये नहीं रंग काट सकता, ये उसने एक एडिशनल इसमें दी है बात, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इफ आई एंड मोर, अगर मैंने ज्यादा कमाया होता, पास ने, इसका मतलब उसने कमाया नहीं है। और अगली वो क्या बात कर रहा है, आई डैश यू द होल्ड वर्ल्ड, कितना का कमा लेता कि पूरी दुनिया खरीद देता। थर्ड कंडीशनल है जी ये, आखिरी वाली टाइप है, आखिरी वाली टाइप जिसमें दो तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इफ आई अर्न मोर, अगर मैंने ज्यादा कमाया होता, एक तो उसने कमाया नहीं, चले इतनी तो गलती माफ कर देते हैं कि नहीं कमाया। अगली बात देखें तो लगता है कोई आशिक मिजाज बंदा है। आई डैश यू द होल वर्ल्ड, में तुम्हें सारी कायनात, सारी दुनिया ही खरीद देता। 0% पॉसिबिलिटी कि अगर उसने कमाया भी होता तो ऐसा तो नहीं कर सकता कि सारी दुनिया ही खरीद दे। तो ये थर्ड कंडीशनल है। और थर्ड कंडीशनल में जो है, आप वुड, कुड या माइट के साथ पहले हैव लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। इफ आई अर्न मोर, आई वुड हैव बाउट यू द होल वर्ल्ड। ठीक है जी, ये हमने चारों जो कंडीशनल पढ़े उसकी एक एक एग्जांपल देख ली। इसकी मजीद जो आपकी तैयारी होगी वो डेफिनेटली तभी होगी जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नेट से देख लें, किसी बुक से देख लें, मजीद कुछ एग्जांपल, ये वाला तो लेक्चर में आपको शेयर कर ही दूंगा, लेकिन मजीद इसको जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपको तब तक नहीं आती जब तक आप इसको हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते। और जब तक आप जो हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे अबूर हासिल नहीं करते, तब तक एफपीएससी का आपका टेस्ट 17 की अगर बात करें उसमें आप मेरिट नहीं बना सकते। 16 वाले में, 15 वाले में, 14 वाले में चले कोई चांस बन सकता है। एफपीएससी की बात कर रहा हूँ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्योंकि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश और मैथ लाजमी है। और ये दोनों सब्जेक्ट आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई फाइल ले लें उसको पढ़ी जाए तो आपका ये कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आप में से कोई बंदा है उसकी इंग्लिश कमजोर है, मैथ कमजोर है, तो फिर वो ये है कि पीपीएससी में इन चीजों का थोड़ा कम आता है।
इंग्लिश तो आती है, मैथ थोड़ा कम आता है। तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बंदा है उससे होता ही नहीं यार मैथ, वो कर ही नहीं पाता, मतलब हर माइंड माइंड की एक बात होती है। तो फिर आप एफपीएससी की बजाय कोशिश करें पीपीएससी के पेपर्स में अप्लाई करने, या और कोई जो मिनिस्ट्रीज वगैरह के कोई एग्जाम आते हैं उनमें जनरल नॉलेज बेस में, वहां पे मैथ थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इंग्लिश तो आपकी मजबूरी है। इंग्लिश तो आपको कोई भी पेपर है ना उसके अंदर थोड़ी बहुत बेसिक्स तो आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, एक्टिवाइज पैसिवाइज हो गए, कोई सिनोनिम एंटोनिम हो गए, कोई वोकेबलरी बिल्डअप करनी पड़ेगी। मतलब कि अब जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम पास करने होते हैं ना, उसमें आपको इंग्लिश का लाजमी आंसर करना पड़ता है 16-17 ग्रेड में। अगर ये भी नहीं, अगर आप इंग्लिश को भी प्रॉपरली नहीं कर सकते तो फिर उससे लोअर ग्रेड पे आ जाए, 11वां 13वां 14वां, इन 9वां 11वां 14वां ग्रेड, उनके ऊपर आ जाए। और अगर एक और सब्जेक्ट भी कोई ऐसा है कि आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर चुपचाप जहाँ घर वाले शादी करना चाह रहे हैं ना वहां कर लें। लड़की की सूरत में, लड़की की यही होता है, पुप्पो के बेटे से शादी होती है। और अगर लड़के हैं तो फिर कोई इंटरप्रेन्योरशिप करें, कोई गोलगप्पे की रेडी खोल लें, कोई जो है, क्योंकि लड़के के पास तो और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती बेचारों के पास ना। ना इंटरप्रेन्योरशिप जैसे हम सुनते हैं उसने ये किया और पता नहीं कितने कारोबार कमा लिया। छोटा मोटा कारोबार आप कर सकते हैं, फिर उस तरफ आ जाएं, चुपचाप उसी तरफ आ जाएं। और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया जी। इंग्लिश का हमारा सिर्फ एक हाँ, प्रेपोजिशन का इंशाल्लाह कल होगा आपका। वो एक पूरा फुल फ्लेज लेक्चर है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग हटके पूरा एक उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दूंगा। बाकी जो प्रैक्टिस होगी वो तो फिर आपकी अपनी होगी। कुछ रूल्स मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कैसे प्रेपोजिशन यूज होते हैं। वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा, और उसके बाद आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट हो जाएगा। और जो है जी, ये इतनी गहरी बातें नहीं पूछते होते वकास। अच्छा, उसके बाद जी हम इस्लामियात की तरफ चल पड़ेंगे। और साथ साथ पास पेपर 3 हो गए हैं, पास पेपर भी आज मैं आपको चौथा भेज दूंगा। ठीक है। तो डेली बेसिस पे जो लेक्चर हो रहा है, जो ये हो रहा है, इसको साथ साथ कवर करते जाएं, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया आप लोगों के लिए। और मुझे लग रहा है कि फिलहाल आप वो मिनिमम भी नहीं याद करने को राजी। तो एंटोनिम्स की मैं आपको फाइल भेज देता हूँ, तो वो एंटोनिम्स आप साथ कर लें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम हर सब्जेक्ट को नहीं दे सकते, चीजें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आप हो करने को तो इंग्लिश के ऊपर ही ये भी किया जा सकता है, मैं डायरेक्ट पे एक लेक्चर रख दूं आपका, एक एक्टिवाइज पैसिवाइज पे रख दूं, एक आपका टेंसिस के ऊपर रख दूं, और भी अंदर बड़े सारे वो जो होता है सेंटेंस करेक्शन पे एक दो लेक्चर रख दूं। तो हम तो पूरा महीना भी इंग्लिश के ऊपर गुजार सकते हैं, सिमिलरली पाकिस्तान अफेयर पे भी गुजार सकते हैं। लेकिन वन पेपर एमसीक्यू की डिमेंशन ऐसी होती है कि हमने अहम अहम चीजें करनी होती हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के थ्रू। और कुछ हिस्सा वो हमने पेपर्स में देख लेना होता है, जो रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं उनको उनको करके फिर हमने अगले सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में से आपका पेपर आ जाना है। आपका पेपर जो है वो 6 से 8 सब्जेक्ट के दरमियान में कोई वो बताएगा। हर पेपर का अपना सिलेबस होता है कि इनमें से मैंने आपकी तैयारी लेनी है, टेस्ट लेना है। तो वो फिर हमें सबको जो है ना टच करना होता है। बाकी एंटोनिम अगर आप चाह रहे हैं तो मैं आपको जो पास पेपर्स में एंटोनिम आए हुए हैं उसकी फाइल सेंड कर लेता हूँ। उसको आप याद करें, क्योंकि अभी जो मैंने आपसे टेस्ट लेना है, जो इंग्लिश का फुल फ्लेज टेस्ट होगा, उसमें मैंने तो आपसे एंटोनिम भी पूछने हैं, सिनोनिम भी पूछने हैं, प्रेपोजिशन भी पूछने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी पूछने हैं, वर्ब एग्रीमेंट भी पूछना है। मैंने तो आपसे वो सारा कुछ ही पूछना है। आप ये भी देख लेना, 8-10 दिन हो गए इंग्लिश को चलते हुए। तो मैं तो यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने और चीजें भी पढ़ी होंगी इंग्लिश के ऊपर ग्रिप हासिल करने की, पास पेपर्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, कोई एक आधी रेफरेंस बुक, अगर वो तो चले ऑप्शनल है, अगर आपने किया हो किसी ने तो। अगर नहीं अभी तक पढ़ा तो अब भी पढ़ लें, अभी भी 2-3 दिन होंगे हमारे टेस्ट जब तक आता है। एक दो 2 दिन तो होंगे ना, अभी कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है। तो उम्मीद है कि आप चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें, ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल क्वेश्चन आपका कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज।